बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबका खुशामदीद है उर्दू नावल्स आर्चिव में। मैं हूँ आपकी अपनी रीडर मुक़द्दस शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं अपना खुद का नावल रीड। ओके, उसकी पहली एपिसोड कल्बे हिसार की आज हम ऑफिशियली फर्स्ट एपिसोड की रीडिंग कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा ताकि आपको इस नावल की हर एपिसोड पढ़ने को मिले, जो कि बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कमाल की होने वाली है। और ये नावल है रिवेंज बेस्ड, कजन मैरिज बेस्ड, एज्ड बेस्ड, फोर्स्ड मैरिज बेस्ड, रूड हीरो बेस्ड तो ऑब्वियसली, एंड ये रेप बेस्ड भी है, कॉमेडी बेस्ड भी है, एंड ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए इस नावल को रीडिंग करने की ना सबसे ज़्यादा जो मैं ईगर एक्साइटेड हूँ इसलिए एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नावल मेरी फ्रेंड ने लिखा है, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड एवर फॉर एवर। ओके, तो ये उन्होंने लिखा है एंड आई रियली अप्रिशिएट द वे शी राइट्स, ठीक है, एंड द क्रेडिट गोज ऑल टू हर, ठीक है। वो बहुत ही कमाल का उन्होंने लिखा है। बाकी आप लोगों को सुनने के बाद ऑब्वियसली आप लोगों को पता चल जाना है, एंड जो मैं अभी कह रही हूँ ना यही आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी कहना है। आई बैट इट। ओके, तो शुरू करते हैं बिना किसी तरद्दुद के आज के एपिसोड को। मगर उससे पहले अगर आपको नावल के रिलेटेड आपको लिंक शॉर्ट्स चाहिए या कोई भी स्टोरी पोस्ट वगैरह, उसके लिए हमारा टिकटॉक और इंस्टाग्राम का पेज आईडी को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करो। ओके, तो उसको भी फॉलो करें और उसका लिंक जो होगा ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड को बिना टाइम वेस्ट किए। नावल नेम कल्बेजार एस कलम, उर्दू नावल्स आर्चिव, एमी राइट्स। वो कानों में हेडफोन लगाए मुंह के जाविये बिगाड़ती यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के हॉस्टल की सीढ़ियां चढ़ते जा रही थी। साफ वाज़ा था कि वो कोई गाना सुन रही है। अपनी जींस की पॉकेट में हाथ डालते हुए उसने कमरे की चाबियां निकाली और दरवाजे में लगाकर क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही इसने कमरे में कदम रखा, इसके वजूद पर कब कभी तारी हो गई। इसके पीछे खड़े वजूद ने ठंडे पानी की भरी बाल्टी इसके ऊपर पूरी की पूरी अंडेल दी थी और एक जोरदार कहका हवा के स्पूत किया था, जैसे कोई बड़ा मैदान मार लिया। व्हाट द हेल इज दिस? अब मुंह खोले, इसे क्या देख रही थी? अरे, वो वही जो तुमने कल मेरे साथ किया था, पर इत्मीनान जवाब आया था। पर मैंने तुम पर ठंडा पानी थोड़ी ना डाला था, सारे कपड़े गीले कर दिए। मेरे टेम्परेचर देखा बाहर? इसने खिड़की की तरफ मुंह से इशारा करते चिढ़का कहा। हाँ तो जो कल तुमने मेरे साथ किया वो क्या काम था? बोला था ना ईमान से पंगा इज नॉट चंगा। कहती हुई वो बाल्टी वॉशरूम में वापस रख आई थी। भाड़ में जाओ तुम, कोई कोजा शख्स तुम्हारे मत्थे लग गए। मियाँ भी इसे लानत मलामत करती कपड़े बदलने की नीयत से अलमारी की तरफ बढ़ गए थे और जाते जाते सुबह से जोरदार हचकोला लगा के दी। हाँ, ठीक है, किराया दे दो, चली जाऊंगी। और हाँ, एड्रेस भी दे देना। वो चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट से जैसे जिज करने पर तुली थी। मियाँ इसे सख्त घुरी से नवाजती अलमारी से कपड़े निकालती वॉशरूम में घुस गई थी। ईमान और मियाँ दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी और रूममेट भी। मैया का ताल्लुक केनिया से था और इन दोनों का दोस्ती यूनिवर्सिटी के पहले दिन से थी। दोनों के मिजाज और आदात एक दूसरे से काफ़ी मिलते थे। यही वजह थी कि ईमान को वो बहुत अच्छी लगती थी, वगरना इसे ज़्यादा दोस्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। हाँ, मगर वो हर किसी से बहुत जल्द बेतकल्लुफ़ हो जाती थी। तबीयत में मज़ाह पैदाइशी पाया जाता था। वो शरारतें तो जैसे इसका शेवा थी, मजाल है कि इसके होते हुए कोई पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सके। जमाल साहब अपनी एक अदद बीवी और 3 बच्चों के हमरा इस्लामाबाद के पोश इलाके में रहायश पज़ीर थे। बहैसियत शोबा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज के अहदे पर फाइज थे, जबकि इनका बड़ा बेटा बिलाल इस्लामाबाद की स्पेशल डॉल्फिन फोर्स में एसपी होने की जिम्मेदारी निभा रहा था और छोटा बेटा अली सियासत के इम्तहान में कामयाबी के बाद एफएसपी पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज में शामिल कर लिया गया था और अब इब्तदाई तरबियत लाहौर में वाक़या सिविल सर्विसेज एकेडमी में ले रहा था। जमाल साहब की बड़ी बेटी मरियम शादीशुदा होने के बावजूद इन्हीं के घर पर मुकीम थी। जमाल साहब के मुताबिक उन्होंने घर जमाई रखा था। दरहकीकत इनका ये घर जमाई इंतहाई काहिल और कामचोर शख्स था और भरपूर आसाइशें होने की वजह से इन्हीं के घर पर रहता था। कमा का खाना इसके लिए जैसे मौत का परवाना था। जमाल साहब की सबसे छोटी और हद दर्जा शरारती बेटी, जिंदगी के रंगों में जीने वाली, हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट का सबब बनने वाली, मानो इंग्लैंड में डॉक्टरी की नीयत से एमबीबीएस की तालीम ले रही थी। अरे अम्मी, बात तो सुने ना। सदाम हाल की जानिब बढ़ते हुए आसिया बेगम से मुखातिब हुआ, जबकि वो अब इसे बेजार सी सूरत लिए देख रही थी। हाँ कहो। वो रात को मैंने फ्रिज में रशियन सैलेड का एक बड़ा डोंगा देखा था, अब नहीं है। खा दिया है किसी ने क्या? नहीं, उन्होंने हद दर्जा बेजार दिखाई। तो फिर कहाँ गया? मुझे नहीं मालूम। अब की बार वो चिढ़कर बोली थी। ऐसे कैसे नहीं मालूम? सदाम साहब ही जैसे आज ठान कर आए थे कि गुमशुदा सैलेड का डोंगा लिए बगैर नहीं जाना।
तो मुझे ज़रा ये बताओ कि तुमने इस टोंगे का करना क्या है? अभी तो तुमने नाश्ता किया। वो इसके सवाल को नज़रअंदाज करती, आँखें दिखाते इस्लाम पर बरसने को तैयार हो गई थी। अरे! अम्मी जान, अभी क्या कहाँ किया है नाश्ता? सुबह 8 बजे आप लोगों के साथ किया था। अब देखें 10 बज रहे हैं। मरियम भी पता नहीं कहाँ है, इसी से पूछ लेता। वो कहता हुआ अपने पेट पर हाथ फेरता। अब मरियम की क्लास में सीढ़ियाँ चढ़ गया था। इसे अच्छे से मालूम था, अगर वो मज़ीद वहाँ रुकता तो इसकी सासू माँ ने इसके पिछले सारे खाते भी खोल कर बैठ जाना था। इसलिए दुम दबाकर वहाँ से निकल गया था। यकीनी बात थी कि अब वो मरियम का दिमाग चाटने वाला था। जब भी इसे भूख लगती थी, वो इसी तरह पूरे घर में खाने की तलाश में बदरूह की तरह भटकता था। उफ़! न जाने जमाल साहब ने इस नमूने में क्या देखा, मुझे तो समझ नहीं आती। आसिया बेगम हफ़ल से कहते किचन की ओर भाग गई थी। गुल, कितनी बार तुम्हें समझाया कि खाने में चटपटे मसाले कम डाला करो। उमर को नहीं पसंद इतने तेल मसाले। तुम जानती हो अच्छे से नहीं खाएगा वो ये सब। वो इस वक्त अपने किचन में खड़ी घरेलू मुलाजमा गुल को कड़े तेवरों से देखती मुखातिब थी। लेकिन बड़ी बेगम साहिबा, आज खाना मैंने नहीं, अनम बाजी ने बनाया है। गुल ने मुंह बसोर का खाने की इंस्पेक्शन करती सोफिया बेगम से कहा, जो हांडी में मुंह दिए CID ऑफिसर की तरह जान पड़ताल कर रही थी। अच्छा, अब वक्त ज़ाया मत करो, खाना डाइनिंग पर लगा दो, वक्त हो गया है। मैं अब अपने बच्चे के लिए कुछ और बना लूँ, ये तो खाने से रहा। वो सोफिया बेगम हफ्के से कहती नई डिश बनाने की तैयारी में लग गई। अस्सलाम वालेकुम माँ। प्यारी सी 20 साल हानि दौड़ती हुई सोफिया के बुझ से आ लगी थी। वालेकुम सलाम मेरा प्यारा बच्चा, कैसा रहा यूनिवर्सिटी में पहला दिन? सोफिया बेगम ने पाया हाथ पीछे ले जाते हानि के गाल चलाते हुए पूछा, बहुत अच्छा। आपको पता है मेरी फ्रेंड माहा ने भी वहीं पे एडमिशन लिया है, तो मैं तो इसको देखकर हैरान रह गई, मगर खुश भी बहुत थी कि चलो कोई तो है ना अपना इस पर आए देश में। इसकी ड्रामाई अंदाज में पर सोफिया बेगम मुस्कुरा दी। अच्छा चलो फ्रेश हो जाओ, जल्दी खाना लग रहा है बस। अच्छा जा रही हूँ, आप बताइए आप क्या बना रही हैं? वो जाते जाते रुकी थी। वो आज खाना अनम ने बनाया तो थोड़ा स्पाइसी हो गया, इसलिए मैं उमर के लिए अलग से खाना बना रही हूँ। ओ, तो यूँ कहे ना कि आप अपने लाडले बेटे की खिदमत में इतनी गर्मी में पसीने निकाल रही हैं। हानि शरारत से अपने मुंह को पूरा खोल कहते हुए बोली, वैसे भाई आ गए क्या? नहीं, अभी नहीं आया, बस आने ही वाला है। सोफिया ने मुस्कुराते हुए घड़ी की जानिब देखते हुए कहा। तो अचानक इनकी नज़र हानि पर पड़ी, जो माँ की बातों में लगाए खुद डाइनिंग टेबल पर चौकड़ी मार के बैठे उंगलियों से बाउल में मौजूद खीर चाटने में मसरूफ थी। उफ मेरे खुदाया! हानि! सोफिया की हफ्की भरी आवाज़ में चीखने पर, जो अपनी पसंदीदा खीर उंगलियों से चटने में मस्त थी, सर पैर गांबी। क्या हुआ? हानिया चेहरे पर मासूमियत लाया ऐसे बोली जैसे बिल्कुल अनजान थी, जबकि हाथ खीर में डूबा था। हाथ हाथ निकालो अपना बाहर। सोफिया बेगम के सख्त अंदाज में आंखें दिखाने पर इसने फौरन हाथ वापस कर दिया। उप्स सॉरी, वो कहती दबे पाँव खामोशी से किचन से बाहर निकली। हानि को अच्छी तरह से मालूम था कि जो हरकत इसने की इसके बाद सोफिया बेगम से अच्छा खासा डांस ना डालती, इसलिए वहां से निकलने में इसने आफिया जानी थी। उफ, पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी, इसके बाई ने से बिगाड़ के रख दिया। पीछे सोफिया बेगम बस इसे घूर कर वो अंधेरी सुनसान सड़क पर बिना पाँव में जूते पहने अंधाधुंध भागी जा रही थी, जिसके पीछे वो सांप तेज से रेंगता हुआ इसे अब भी महसूस हो रहा था। वो इससे बचती बचाती वीरान सड़क पर बस भागती जा रही थी। ईद की गहरा सन्नाटा छा हुआ था, अंधेरी रात की साएं साएं और कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें। ऐसे में वो तनहा वजूद लिए वीरान सड़क पर दौड़ रही थी कि अचानक इसके कदम जमे और अपने सामने एक जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते को देखकर इसकी घबराहट में मजीद इजाफा हुआ। मगर पल में इसे महसूस हुआ कि वो इसकी मदद कर रहा है, सांप से इसकी जान बचा रहा था। वो थोड़ा मुतमईन हुई, मगर इससे पहले कि वो मुकम्मल सुख का सांस लेती कि अचानक इसे ही अपने गले में शदीद घुटन महसूस हुई। वो सांप इसकी गर्दन के गिर तय दर तय लिपटा जा रहा था और खौफ के मारे इसके हलक से चीख बरामद हुई थी। मानो मानो मियाँ साइड लैम्प ऑन करती हुई इसकी तरफ लपकी थी। क्या हुआ मानो? क्या फिर से वही ख्वाब देखा? हाँ, बेरब सांस लेते वो बस इतना ही कह सकी। ओ आखिर क्यों तुम्हारी जान नहीं छोड़ता ये ख्वाब? मियाँ ईमान को कमर का बाएं हाथ से सहलाती तशवीर से बोली, पता नहीं, मगर जानती हो आज इस ख्वाब में एक और चीज़ का इजाफा हुआ। वो कन्फ्यूज से देखकर बोली, वो क्या? मियाँ ने तजस्सुस दिया, आज इस सांप से मुझे एक कुत्ता बचाना है। चलो जी। मियाँ बेजार सा मुँह बनाए लेट गई थी। लाइट बंद कर तो मुझे नींद आ रही है। मियाँ चेहरे पर तकिया जमाते बगैर इसकी परवाह किए ईमान को हुक्म सादर कर दिया। यार मियाँ कैसे दोस्त हो तुम? मुझे इतना बुरा ख्वाब आया तुम्हें नींद की पड़ी है। ईमान ने इसके मुँह से तकिया खींचा। तो ये ख्वाब तुम्हें रोज़ याद है, तो इसमें नया क्या आ गया है? ना ख्वाब, एक और किरदार का इजाफा भी हो गया, वो भी कुत्ता। सीरियसली कुत्ता? वो ऐसे ईमान को देखी जैसे एक कुत्ता इसकी मर्जी से ख्वाब में आया हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये ख्वाब मुझे मेरी मर्जी से आता है, या फिर किसी हीरोइन की तरह मैंने इसे वास लगाई है कि ओ कुत्ता जी जल्दी आओ प्लीज़ और मुझे सांप से बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगी। ईमान मियाँ की बात पर तबती सारा डर ऑफ साइड पर धकेलती है, किसी अदाकारा की तरह एक्टिंग करती लड़ाका अंदाज में बोली थी, अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो, कल हमारा लास्ट पेपर है, मैं नहीं चाहती कि खराब हो। मियाँ हम ईमान के ख्वाब को हवा में उड़ाती से मुकम्मल अंदाज करती फिर से सोने की कोशिश करें, जबकि ईमान इसे मुंह खोले बस देखती ही रह गई थी। भाड़ में जाओ तुम, इतना कहकर ईमान ने पानी का गिलास मुंह खोले गए प्रयास बुझाती खुद भी साथ झटकती सोने को लेट गई। डाइनिंग टेबल पर बर्जमान जमाल साहब अपने दिन की आप बीती अपने बड़े स्पूस को सुना रहे थे कि बीच में इनका घर जमाई सदामा टपका।
पापा मैं चाहता हूँ कि अब मैं भी एक कारोबार शुरू करूँ। कितने अरसे के लिए बिलाल ने तंज़िया पूछा, क्योंकि पहले भी वो 2-3 बार कारोबार ठप कर चुका था, जिसमें एक दफ़ा कसूर गाहक का था जो आते नहीं थे, दूसरी बार भी कसूर क्लाइंट का ही था जो इसके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार नहीं थे, और तीसरी बार भी कसूर उसका नहीं था, वो तो बस गलती से दुकान खुली छोड़ गया था जिस वजह से चोरी होगी। मगर बकलम सदाम साहब के इस बार भी चोरों का ही कसूर था जो हलाल रोज़ी कमाने के बजाय इसका माल हड़प कर गए। कितने अरसे का क्या मतलब है, हमेशा के लिए? अब मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरी कमाई से बड़े हों। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में अब तुम्हें वाकई कुछ कमा लेना चाहिए। जमाल साहब भी धीमी हंसी हंसते हुए गोया हुए। तो फिर पैसों का बंदोबस्त करें। जमाल साहब की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि सदाम चाहे का मतलब की बात बढ़ाया। पेड़ा जी कारोबार जरूर कीजिए, लेकिन वो भी अपने पैसों का। जमाल साहब फिर से मुस्कुराए, मगर इस बार इनकी हंसी खोखली थी। पता है बात क्या है बाबा, आप लोग चाहती ही नहीं है कि आपकी बेटी का शोहर बड़ा आदमी बने। वो चढ़कर बोलता हुआ दोबारा खाना खाने में ऐसा मगन हुआ जैसे कोई परवाह ही ना हो। आपके बाद जमात सब संजीदा होते नफी में सारे ला गए, जैसे सोचा हो कि बेटी के लिए ये चुनाव इंतहाई गलत फैसला था। अरे मरियम बेटा कहाँ थी तुम? आसिया बेगम मरियम को डाइनिंग टेबल की तरफ आते हुए देखकर खोया हुई। इब्राहिम को सुला रही थी, मुस्तैद सा जवाब देती साड़ी का पल्लू संभालती हुआ अपनी माँ के बराबर की नशिस्त पर बैठ गई थी, जबकि इसे देखते ही बिलाल की बीवी फिजा ने मुंह चढ़ाया था। वासिया अंदाज में नापसंदीदगी का इजहार किया गया था। बदले में मरियम ने भी भरपूर घूरी सुनवाते हुए नंद होने का मुकम्मल सबूत दिया था। घड़ी के टिक टिक के साथ आपकी नजरें बेरोनी दरवाजे पर जमी थी। डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था, मगर कमाल हाउस के असूल के मुताबिक जब तक घर के तमाम अफराद डाइनिंग टेबल पर मौजूद नहीं होंगे खाना नहीं शुरू किया जाएगा। आखिर ये भाई कब आएंगे? भूख के मारे अब तो मेरे पेट में चूहों ने ढोल बजाना शुरू कर दिए हैं। धीमी सी सरगोशी मोमिन ने की थी, जो कि कमाल साहब का तीसरा सबूत था। मालूम नहीं, मुख्तसर जवाब बड़े भाई साहब की तरफ से आया था, जो ऐसे ही थे हर बात का मुख्तसर जवाब देने वाले, सिर्फ काम की बात करने वाले। साथ बेटा फ़ोन तो लगाओ, इसे कहाँ रह गया ये लड़का, इतनी देर क्यों कर रहा है? भीजान जो इस घर की बड़ी और कमाल साहब की वालिदा थी परेशानी से गोया हुई। जी भाईजान, फिर से मुख्तसर जवाब देता वो फ़ोन लगा चुका था। दूसरी जाने बेल होने लगी। गाड़ी में होने वाली गहरी खामोशी को फ़ोन पर आने वाली कॉल ने तोड़ा, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टेड होने की वजह से गाड़ी के स्पीकर में बज उठी थी। बायां हाथ स्टेयरिंग से हटाते कॉल पी गई थी। नजरें हनूर सड़क पर जमी थी। कहाँ उमर सा वेट कर रहे हैं तुम्हारा? मैं बस रास्ते में पहुंचने वाला हूँ, 5 मिनट में। इतना कह के कॉल कट हो गई थी। क्या कह रहा था? कमाल साहब ने सवालिया नजरों से साथ की जानिब देखते पूछा। बाबा कह रहा था 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ठीक है? बाबा प्लीज़ ना, हम लोग खाना शुरू करते हैं, भाई आ जाएंगे ना। आपकी बार इनकी इकलौती बेटी हानिया ने हफ्की भरे अंदाज में कहा। आ रहे बेटा, बस कुछ देर और। कमाल साहब ने अपनी लाडली इकलौती बेटी को तसल्ली देते हुए उसका कहा। बाबा प्लीज़, भूख लगी है शदीद, हानि ने मुंह बसोर कर इन्हें देखते कहा। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हानिया कमाल कुछ कहे और कमाल साहब इसकी बात को रद्द कर दें? पहली बार हानिया के कहने पर खानदानी असूल तोड़े गए थे। ठीक है, खाना शुरू करें। कुमार साहब सरबराही कुर्सी पर बैठे हाथ से खाना शुरू करने का इशारा करके, जबकि बीजान और सोफिया बेगम खोंकों की तरह साकत बैठी इन्हें देख रही थी। नजरें मिलने पर जमाल साहब ने सालिया नजरों से इन दोनों को देखा। मेरा हीरा अभी घर नहीं आया। कमाल बीजान ने नाराज नजरों से अपने बेटे को देखा। हीरा वो प्यार से अपने पोते को कहती थी, क्योंकि इनकी सोच के मुताबिक वो हीरा ही तो था, हर चीज़ में परफेक्ट। वो पूरे खानदान का मुख्तलिफ शख्स असूलों का पक्का ईमानदार और एक पुरकशिश शख्सियत का मालिक। दानाई तो जैसे इसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। घर में सभी इसके फैन थे, सबसे भड़का भी जान। पूरे घर को इनके हीरे ने बड़े आसान तरीके से संभाल रखा था। मुलाजमों से लेकर घर के सारे ड्यूज गर्ल्स, सारे मामलात वही संभाले हुए था। कमाल साहब की अब रिटायरमेंट की उम्र थी और साथ आर्मी में होने के बाद घर में काम होता था। इसकी पोस्टिंग होती रहती थी और बाकी बहन भाई छोटे थे, इसलिए सारी जिम्मेदारियां उम्र की थी। तो बीजान आ जाएगा ना थोड़ी देर में, बच्ची को भूख लगी है, देख नहीं रही आप? कमाल साहब ने मुस्कुराते जवाब पेश किया, जबकि बीजान ने नाराजगी से नजरें मोड़ ली थी। कमाल साहब इनको एक नज़र देखते खाने की तरफ मतवजो। इन्हें मालूम था कि अब कुछ भी कहा जाए बात इनके हीरे की थी और इस मामले में वो बच्चों जैसी जिद करती थी। अगर कहा जाए कि बीजान और इनका लाडला पोता उमर एक चांद है तो गलत ना होगा। उमर की ज़िंदगी बीजान से शुरू होकर इन्हीं पर ख़त्म होती थी। बीजान की कही बात पर जहाँ सब घर वाले सर झुकाते थे, वहीं उमर के लिए वो बात पत्थर की लकीर होती। घर में वही सब छोटे बड़े कोई बात मनवाना चाहते होते तो वाहिद हथियार उमर होता, क्योंकि वही वो शख्स था जिसकी बात पर बीजान कान धरती थी। गाड़ी का हॉर्न बजने में मेन गेट खुला तो गाड़ी फुल स्पीड से एक आलीशान बंगले के बड़े से गैराज में टायरों की चड़चड़ाहट के साथ आ रुकी थी। एक नाज़िम दौड़ता हुआ गाड़ी तक आया। इस शख्स ने से गाड़ी की चाबियां पकड़ाई और अंदर की तरफ बढ़ गया। हाल में दाखिल होते ही वो धीरे धीरे कदम उठाता डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ने लगा। इसकी चाल में एक महसूस अंदाज और वक़ार था। इसके कदमों की हरकत में एतमाद और पुख्तगी झलक रही थी। 6 फुट से निकलता लंबा कद और मजबूत जिस्मानी साथ इसकी शख्सियत को और भी दिलकश बना रहे थे। सुर्ख सफ़ेद चेहरा, जो कि खूबसूरती के तमाम लम्हात से मज़ीन था, इस वक्त संजीदा और पुरसुकून दिखाई दे रहा था। उसकी स्याह आंखों की चमक जो लम्हों में सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच लेती थी,
लड़कियों को ज़ेर करने का बड़ा हथियार थी। आज भी इसी शिद्दत के साथ चमका रही थी। चेहरे पर हर वक्त संजीदा तासरात सजाने के बावजूद वो इंतहाई पुरकशिश लगता था। ऊपर से जेतन किया गया ब्लैक ऑफिस सूट और हाथ में पहनी रॉडो की महंगी घड़ी इसके हुस्न और वकार को चार चांद लगा रहा था। वो अपनी शाहाना चाल चलता डाइनिंग तक पहुंचा तो हैरानी से एक पल के लिए आंखें पिटपिटाई। वो हक्का बक्का मुंह खले सबका ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी नादर मंजर का मुशाहिदा कर रहा हो। वो चलता मजीद इनके करीब आया। आगे बढ़कर सर को हम दिए, बिजान को सलाम किया। बिजान ने भी पुरजोश अंदाज में दोनों हाथों से चेहरा थामा और माथे पर लब रखी। कैसा है मेरा हीरा? अपने बेटे को देखकर सोफिया बेगम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई। बेहतरीन, मुख्तसर सा जवाब देते हुए वो दोबारा डाइनिंग टेबल पर मौजूद अपने अहल वयाल को देख रहा था जो अपनी अपनी प्लेटों पर सर झुकाए इस तरह मगन थे कि जैसे आने वाले की रत्ती भर भी परवाह न। कमाल साहब इसकी नज़र को समझते धीमा सा मुस्कुराए। बैठ जाओ, उन्होंने अपने बराबर की कुर्सी की तरफ इशारा किया जो उम्र की ही थी। अपने नसीब पर बैठने के बावजूद अभी भी इसकी नज़रें अपनी बहन और भाइयों की तरफ ही थी जो लापरवाह बने खाना ऐसे ठूसे जा रहे थे जैसे मुफ्त का माल हो। माल तो वैसे मुफ्त का ही था। वो तीनों भी पढ़ रहे थे। उमर से छोटा भाई मोमिन जो पढ़ाई में कम आगे पीछे ज़्यादा ध्यान देता था मास्टर कह रहा था। इसे छोटा उर्फ लकी जो आईटी का कीड़ा और पढ़ाई में टॉपर था। इंतहाई सादा और शरीफ बच्चा था। चलाकियाँ करना इसके पास की बात नहीं थी। हाँ, मगर ये काम इसकी छोटी बहन हानी और मोमिन खूब अंदाज में सारे अंजाम देना जानते थे और आखिर में इस शरीफ ज़ादे को फंसाकर खुद भाग निकलते थे। और सबसे छोटी इसकी लिटिल फेरी हानी जिसमें इसकी जान बसती थी। इंटर के बाद अभी यूं नहीं गई थी। इन सब को देखते इसकी नज़र इनके साथ बैठे अपने भतीजे पर गई जो इससे होती भतीजी पर जाकर वहाँ रुकी। वहाँ भी हालात मुख्तलिफ न थे। अहमद और जोया इसके बड़े भाई साद की जुड़वा औलाद थी और इनसे छोटा रजब जो अपनी माँ अनम की गोद में चढ़कर बैठा वो मुश्किल रोटी को पपोल पपोल कर खा रहा था। कमाल साहब की उम्र को हैरत से इन सबको तकते देखकर बेसाता हंसती। बेटा जी, ये आपकी हानि के ऑर्डर पर सब कुछ हुआ है। हानी ने खमुस खाना खाते मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने जेंटलमैन को देखा। हानी प्यार से उमर को जेंटलमैन कहती थी। अब की बार वो भी मामले को थोड़ा बहुत समझ गया और इसकी आंखें मुस्कुराती थी। हाँ, आंखें आंखें ही तो थी जो इसकी मुस्कुराती थी। बला की संजीदगी दिए चेहरे पर बगैर किसी तासर के सिर्फ इसकी आंखें ही थी जो हर बात का जवाब सामने वाले को अपनी चमक से दे जाया करती थी। इसके चेहरे के बदलते तासरात इसकी आंखों से वाज़ेह हो जाते थे। आपकी बार भी ऐसा हुआ था। चेहरा बेतासर था मगर अपनी लिटिल फैली का नाम सुनते ही इसकी आंखों की चमक बढ़ गई थी। हानी कमाल साहब की इकलौती बेटी और चारों भाइयों की लाडली बहन थी। सबसे ज़्यादा उमर की। इतनी देर क्यों लगा दी? सोफिया बेगम ने उमर के प्लेट में खाना डालना शुरू किया और इसे देखकर बोली, कुछ काम था? इन्हें एक नज़र देखते मुख्तसर जवाब देकर वो खाने की तरफ मतवज्जो हुआ। आपको काम कब नहीं होता भाई? लकी ने नाक में चढ़ाते अपने मोटे मोटे चश्मों को नाक की नकल से ऊपर चढ़ाया जो छोटी नाक होने की वजह से बार बार ठिलक आते थे। लकी रानी तुम खाना खाओ, बड़ों की बात में बच्चे नहीं बोलते। हानी से तंग करने के लिए लकी रानी कहा करती थी जिस पर वो हमेशा चिढ़ जाया करता था। अभी इसने शिकवा करना नजरों से उमर को देखा जिस पर उमर ने बेबसी जाहिर करते कंधे उचका दी जैसे कहना चाहो कि आप अपनी लिटिल फ्रेंड को कुछ नहीं कह सकता। वो दोनों स्टूडेंट से भरे पेपर हाल में अपने अपने पर्चों पर मोड़ दिए ऐसे बैठी थी जैसे आज से सब कुछ लिख डालेंगे। ईमान का जाहरी पेपर था। इसके चेहरे पर इस किस्म की संजीदगी थी कि वो पहचान ही नहीं आ रही थी कि ये वही मानो जो अपनी शरारतों से हर किसी के नाक में दम कर देती थी और अब इस कदर संजीदा होकर अपने पेपर में तवज्जो थी। वो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी। मजाक अपनी जगह लेकिन अपनी पढ़ाई के बारे में वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही थी। इसका ख्वाब था डॉक्टर बना जिसकी राह इसने काफ़ी अबूर कर रही थी। अब मंजिल सामने साफ दिखाई दे रही थी मगर कभी कभी सामने दिखाई देती मंजिल आपका ठिकाना नहीं होती या वो आपके नसीब को जाता रास्ता नहीं होता। इंसान खुद से बहुत ही सोचे बुनता है और बहुत से प्लान बनाता है मगर इस सब में वो ये भूल जाता है कि एक ज़ात ऊपर बैठी है जिसके हाथ में हर पुतले के नसीब की डोरी है। वो जब चाहे जहाँ चाहे मोड़ देता है। इस पर किसी का जोर नहीं चलता और ना ही कोई चलाने की ताकत रखता है। बेशक अगर इंसान इस बात पर कामिल ईमान ले आए कि इस ज़िंदगी में लिया जाने वाला एक कदम भी इसके अख्तियार में नहीं तो फिर मुस्तकबिल के बुने ख्वाबों को रेसा रेसा होना भी शायद इसे तकलीफ ना दे और इसे रज़ाए इलाही समझ कर खुश दिली से कबूल कर ले। टाइम इज़ ओवर। पेपर की मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने पर टीचर की आवाज़ हाल में गूंजी थी। यूनिवर्सिटी के असूल के मुताबिक तमाम बच्चों ने उठकर अपने अपने पर्चे टीचर के हाथ में थमाए और कमरे से निकलते चले गए। इसी तरह ईमान की बारी आने पर इसने भी अपना पेपर टीचर को थमाया और मुस्कुराते चेहरे के साथ बाहर आ गई। इतने में मियाँ भी इसके पीछे ही आ गई थी। जानी कैसा हुआ पेपर? मियाँ ने पीछे से आंख लगाई। ओ जानी परफेक्ट। अपने सिग्नेचर स्टाइल में बालों को हवा में उड़ाते माँ ने जवाब दिया, चलो चल कर कुछ खा लेते हैं, अब सही वाली भूख लगी है। मियाँ ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा और वो दोनों कैफेटेरिया की तरफ बढ़ गई थी। पीछे दो नजरें मुसलसल इनकी ताक में लगी थी जिससे वो हंसते चेहरे बिल्कुल बेखबर थे। अंधेरे कमरे में इंतकाम की आग में भड़कता हुआ वो शख्स हाथ में एक लड़की की तस्वीर थामे देख ही जा रहा था। आंखों से वहशत टपक रही थी।
देखते ही देखते इसने अपनी जेब से लाइटर निकाल कर इस तस्वीर को आग लगा दी। मैं तुम्हें ऐसे ही जला डालूंगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस दिन तुमने मुझे जला डाला। ये कहते हुए कि इसने अपना हाथ अपनी गाय दाल पर रख दिया और फिर मुठ्ठियां जब से बेच रही थी। आह, ये कैसा इंतकाम था और किस बात का इंतकाम था? एक बिगड़े हुए अमीर सादे का इंतकाम था। इंतकाम की वजह यह कि इसे एक लड़की ने बड़ी महफिल में रिजेक्ट कर दिया था। वो दिन आज भी इसे याद था, कैसे सबके सामने प्रपोज करने पर, हाथ थामने पर इस लड़की ने इसके मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारा। और वो तमाचा सिर्फ इसके मुंह पर नहीं, रूह और ज़ात पर लगा था। और इसी ज़ात को वना का मसला बनाए इंतकामी सोचे बोला था, मगर वो भी शायद भूले बैठा था कि इसका इख्तियार इसके पास नहीं है। मगर वह सब भूले इसी आग में तो झुलस रहा था कि इस लड़की के कहे गए अल्फाज की तपश आज भी से जला रही थी। और वह इस लड़की को भी झुलसाना चाहता था, तवील इंतजार में जो अब खत्म होने को था। मोबाइल फ़ोन पर बैल हुई, फ़ोन कहाँ से लगाएगा? हाँ कहो। फ़ोन स्पीकर पर होने की वजह से दूसरी जानब से आवाज़ बुलंद हुई। वो आज शाम 8 बजे लैंड कर रही है। ठीक। मुख्तसर जवाब देकर इसने फ़ोन बंद करते ज़ोर से दीवार पर दे मारा था। वह ऐसा ही था, चीज़ों को इस्तेमाल करके फेंक देने वाला। इनकी कदर करना तो इसने सीखा ही नहीं था और ना ही इसे सिखाया गया था। वो ऐसे खानदान से था जहाँ पर सिर्फ स्टेटस और लग्जरीज़ को अहमियत दी जाती थी, जिनके नज़दीक पैसे से बड़ी और कोई चीज़ ना थी। इसका पूरे का पूरा खानदान माथा परस्त था। चीज़ों और लोगों को एक बार इस्तेमाल करके फेंक देना इनकी खास आदत में शामिल था। बल्कि ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि ये सब इसके खून में शामिल था। अभी नहीं, इतना कहकर वो वॉशरूम में घुस गया और दहाड़ से दरवाज़ा बंद कर डाला। घर में हर तरफ चहल पहल थी। जमाल साहब अब बहुत खुश थे, होते भी क्यों ना आज इनकी प्यारी बेटी लंदन से MBBS करके वापस लौट रही थी। चले बाबा। स्टडी रूम में बैठे हुए अचानक इन्हें बिलाल की आवाज़ सुनाई दी थी। तैयारी हो कि? जी बाबा, सब तैयार है, मेरे ख्याल में चलते हैं, हमारे पहुंचने तक जहाज लैंड कर जाएगा। ठीक है चलो। चेहरे पर चमक लिए जमाल साहब बिलाल को साथ लिए बाहर चल दिए। एयरपोर्ट पर खड़ी मां अब मियाँ को गले मिलते हुए आंखों में आंसू लिए से खुदा हाफिज कह रही थी। पाकिस्तान पहुंचकर मुझे कॉल करना, मियाँ ने भराई आवाज़ में लहजा में कहा था। बस वो इतना कह सके। इसे लगा कि अगर वो बोलने को मुंह खोलती तो कुछ ना कह पाती, उल्टा रो देती। क्या हो गई मां, फ़ोन पे बात करते रहेंगे ना? वैसे भी स्पेशलाइजेशन के लिए दोबारा मिलना तो है ही। मुझे तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर फ़नी मोमेंट बहुत याद आएगा मियाँ, स्पेशली तब जब मैंने तुम्हें उर्दू सिखाई थी। मासी की यादों को याद करते वो रोते रोते हंसती थी। हाँ याद है मुझे, मियाँ ने हंसते हुए कहा। मियाँ से जब ईमान की नई नई दोस्ती हुई थी ना, तो वो सिर्फ इंग्लिश बोल सकती थी। मियाँ को ईमान ने उर्दू सिखानी शुरू की, और उर्दू भी ऐसी कि अगर उर्दू बोलने वाला सुन ले तो हंस हंस कर पागल हो। तुम्हें पता है ईमान, शुरुआत में तो मुझे कहती कि तुम कहो मैं एक अक्ल से पैदा लड़की हूँ। मैं भी पागलों की तरह बोले चाहती थी कि मैं अक्ल से पैदा लड़की हूँ, और खुश हुआ करती थी कि मैं उर्दू सीख रही हूँ। पुरानी यादों को याद करते दोनों खिलखिलाकर हंसती थी। मासी में ईमान ने अपनी बेस्टी के साथ ऐसी बहुत सी शरारतें की थी जो अब एक अच्छी याद बनकर रह गई थी। ऐसे ही एक दफ़ा ईमान ने से उर्दू सिखाते हुए कहा था कि तुम्हारा तारुफ है कि तुम अक्ल से पैदा लड़की हो। जब भी कोई पूछे कि तुम कौन हो तो यही कहना। ईमान ने से इंग्लिश में समझाते उर्दू का एक जुमला सिखा दिया था। और ऐसे ही होता था, वो जिससे भी मिलते थे खुशी खुशी अपना यही तारुफ देती थी। एक दफ़ा इत्फाक से इसकी मुलाकात किसी पाकिस्तानी से होगी, जिसे वो कह बैठी कि मैं भी उर्दू सीख रही हूँ। इसने भी उर्दू सुनने की फरमाइश कर डाली। तुम पूछो उर्दू में कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगी। मियाँ ने इसे अंग्रेजी में कहा। जब इस शख्स ने पूछा कि आप कौन हो, तो मियाँ ने रटे रटाए तोते की तरह बोल दिया कि मैं एक अक्ल से पैदा लड़की हूँ। इसका इतना कहना था कि मुकाबल की हंसी छूट गई। जब मियाँ को इस बात का असल मतलब मालूम हुआ तो वो शर्म से पानी पानी हो गई। इसके बाद इसने ईमान की खूब दिलाई की थी, और आइंदा के लिए जब भी ईमान से कुछ सिखाती तो वह पहले से गूगल कर लेती थी। और बाय गॉड आप लोगों को पर्सनली बताऊं, ये सीन हमारे साथ हो चुका है। इट्स एक्चुअली हैपन। हमारी ये डेडिकेटेड है किसी को सीन, बट आई एम नॉट मेंशन हर, बट इट्स डेडिकेटेड सीन। तो और आइंदा के बाद जब ईमान को सिखाती वो पहले ही से गूगल लगा रही थी। माजी को याद करती ईमान खिलकर हंसती थी। इसे देखकर मियाँ के जान में जान आई थी। शुक्र है तुम हंसी, तो चलो डिपार्चर का टाइम हो रहा है। वो दोनों गले मिले और साथ ही ईमान अपना सामान उठा एयरपोर्ट के अंदरूनी दरवाजे में दाखिल होगी। मियाँ की नज़रों ने तब तक इसे देखा जब तक वो नज़रों से ओझल ना होगी। 8:30 बजे जहाज़ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। बाहर खड़े दो अफराद मुसलसल इस दरवाजे की जानिब देख रहे, जहाँ पर बैनुल अक़वामी आमद लिखा आ रहा था। यहीं से इनकी प्यारी बेटी ने भी आना था। जहाँ लोग सामान उठाए बाहर को आ रहे थे और इनके प्यारे को जो मिलने को बेताब थे, पलक झपकाए बगैर सामने को देखे जा रहे थे। अचानक से खिलखिलाता हुआ चेहरा भारी भरकम सामान साथ उठाए इनकी ओर बढ़ा। इसे देखते ही जमाल साहब के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आई और बेसाख्ता मुँह से माशाल्लाह निकला। वो पाकिस्तानी तर्ज के लिबास में बलबूस साहबा सिकाफ लिए, गर्दन में हेडफोन्स डाले, दोनों हाथों से सामान थामे इन्हीं के जाने बैठ रही थी। बाबा जान, इंतहाई पुरजोश अंदाज में इसने यहीं ने पुकारा था। जी बाबा की जान, आ गया मेरा बेटा, आ गया मेरी शहजादी। इतना कहकर जमाल साहब ने अपनी सबक बेहम बाहों में बेच लिया था। चंद सेकंड्स में सलसल बाप बेटी एक दूसरे को सख्ती से जकड़े मिलते रहे, जैसे बरसों की थकावट उतारे हों। कुछ पल तो बिलाल देखता रहा, फिर बाप बेटी को एक दूसरे से हटते ना देखा बोला, क्या सारा प्यार बाबा पर ही उतारोगे या हम पे भी थोड़ी नजर मोहब्बत होगी जनाब?
बिलाल ने शिकवा को ना नज़र से मान के देखा, क्यों नहीं होगी, आप तो हैं ही मेरे फेवरेट, आए मिलते हैं। इतना कहकर अब अपने बड़े भाई के गले लगी थी। आपको पता है सबसे ज़्यादा मैंने आपको ही मिस किया। ईमान ने चेहरा ऊपर उठाकर अपने भाई को देखा, जब इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। चल झूठी, मक्का ना लगा। बिलाल ने मुंह बनाकर इसे देखा, जो इसके घर दोनों बाजू डाले बड़े लाड से बोल रही। सच में भाई, झूठी तो ना कहे ना, और तो और क्या कहूँ, काल तो करती नहीं थी, मिस किया मैंने आपको। हूँ, बिलाल ने इसके अंदाज में नकल उतारी थी। अपने भाई के इस अंदाज में ईमान खुलकर हंसी थी। सच में क्या, बस कॉल इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि रूटीन बहुत टफ थी, टाइम बहुत कम मिलता था। और बस जानता हूँ मैं, अभी वो अपनी पक्की पकाई लाइनों को दोहराती कि बिलाल से टोका। इन दोनों से मिलने के बाद ईमान को ख्याल आया कि वो अकेले आए। मामा नहीं आई? नहीं, वो घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जमाल साहब ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो फिर चलें घर, मानो घर। बिलाल ने इसका बैग इसके हाथ से लेते हुए कहा, जी ज़रूर। जमाल साहब ने अपनी बेटी को बाजू के हल्के बलिया गाड़ी के और भाड़ के थे। घर में दाखिल होते ईमान को अंदाज़ा हो गया था कि अंदर इसके आने की खुशी में ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही थी। अपने भाई और बाप को देखते ही शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो बाहर की सीढ़ियों की तरफ भाड़ी जो सीधा दूसरी मंजिल पर पहुंचती थी। कहाँ जा रही है? पीछे से बिलाल ने हाँक दी। इन सब का प्लान चौपट करने। दोनों बाप बेटा इसकी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो ऐसे ही थे, जिंदगी के झंझटों से लापरवाह, या शायद इसके बाप और भाइयों के साइने से इन झंडों की हवा लगने ही ना दी थी। हाल में साहब इसी के मंतज़र थे। छत की सीलिंग पर फूलों से भरा गुब्बारा लगाया गया था, जो इसके अंदर आने पर फाड़ा जाना था, जिसके फटने से फूलों ने हवा में महक भरी सुर्खी बखेर कर ईमान को सलामी पेश कर दी थी। जैसे ही हाल में जमाल साहब और बिलाल साहब हुए तो इन पर फूलों की बरसात होगी। अरे मानो खाए। मरियम ने हैरत से मुंह खोलकर बिलाल को देखा, जो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए इसी को देख रहा था। मानो मानो बाहर आओ, मुझे पता है तुम ड्रामे कर रही हो। आसिया बेगम ने आवाज़ लगाई। बिरानी दरवाजे की तरफ देखने लग गई थी। मानो तो कब की घर आ गई? आपकी बात वहाँ साहब संजीदा होते बोले। ऐसे कैसे घर आ गई? आप लोग लेने गए थे तो घर कैसे आ सकती है? घर तो नहीं आई। एक ही सांस में आसिया बेगम ने बहुत कुछ कह डाला। अरे बेगम, सांस तो ले लो। जमाल साहब मुस्कुराते हुए इन्हें देखा, जो सच में बेचैन दिखाई दे रही थी। सारा प्लान खराब कर दिया। आपकी बार फिजा नाक मुँह चढ़ाते बोली, वैसे वो है कहाँ? बिलाल को देखते हुए फिजा ने पूछा। बता रहे हैं ना कि इसने कॉल की थी कि वो घर पहुंच चुकी है, आप लोग आ जाएं। नहीं तो ऐसे कैसे घर जा सकती है? वो घर तो नहीं आई, कब से हम यहीं पर खड़े हैं, तैयारियां कर रहे हैं। मरियम भी हैरत से अपने भाई और बाप को देख रही थी। हो सकता है बाहर खड़ी हो। आपकी बार हाथ में आधा खाया हुआ सेब था। मैं सदाम बोला, तुम तो अपनी चोंच बांध रखो। मरियम ने बेजार सा मुंह बनाई सदाम को टोका। सदाम ने भी फर्माबरदारी दिखाते हुए छोटे बच्चे की तरह अपना मुंह पर शहादत की उंगली रख दी थी। इतने में ऊपरी मंजिल की सीढ़ियां फैलांगते वो नीचे आई और एकदम से माँ को पीछे से लपट गई। सरप्राइज! अरे अरे, तुम कहाँ से टपक पड़ी? ये छत से कहाँ से आ रही हो और कब की आई हुई हो? आसिया बेगम ने आप भी कंफ्यूज से देखकर बोली थी। मैं 1998 से आई हुई हूँ। ईमान ने आप उसका चेहरा बनाकर बोला, जैसे बहुत बड़ा कारनामा कर डाला इस दुनिया में आकर। उफ अल्लाह, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। आसिया बेगम को मामले के समझते ही अपने माथे पर दायां हाथ दे मारा था। ऊपरी दरवाजे की कुंडी किसने खोली थी? मरियम ने शकी निगाहों से सदाम को देखा। वो भी अपनी जोजा के साले निगाहें देखता सर झुका गया। यह हरकत इसी की थी जो अक्सर रात को आवारागर्दी करने के बाद छुपते छुपाते चोरों की तरह पिछले रास्ते से ही घर में दाखिल होता था। मरियम ने इसे ऐसे निगाहों से देखा जिसमें सॉफ्ट वार्निंग थी कि तुम जरा कमरे में चलो, तुम्हें बताती हूँ। ईमान तो शुरू से ही बहुत शरारती थी। इस किस्म की हरकतें वो पहले भी कर चुकी थी, मगर अब फिर आसिया बेगम को समझ ना पाई थी इसकी शरारत को। मरियम भी आगे फटकर बहन को बाजू फैला कर मिली थी। गाल पर प्यार कर नजर बार कर इसे देखा। कितनी वीक लग रही हो? आपकी बार आसिया बेगम में मुतवज्जा हुई। ज़ाहिर है कौन सा कुछ खाती होगी, एक बस एक पढ़ाई जाने और ये जाने। डॉक्टर बनने का भूत सवार है, खाने पीने का होश तक नहीं। इसे डॉक्टर या हाक बने की आसिया बेगम माँ होने का भरपूर किरदार अदा करते शुरू हो चुकी थी। ओफो, अम्मी मिल तो ले मुझसे। एंड बाय द वे, मैं डॉक्टर बन चुकी। ईमान फहरिया मुस्कुराई थी। आसिया बेगम इसकी बात पर मुस्कुरा दी थी और अपनी बेटी को बेच कर गले से लगाया और चेहरे पर खूब सारा प्यार दिया था। अच्छा बस बस करे ना, सारा ब्लश उतार दिया आपने मेरा। ईमान ने मसनूई हल्के से मुँह बनाकर कहा। हट पीछे, ब्लशन की लगती। अब माँ भले माँ मिले भी ना अपनी बच्ची से। पूरे 5 साल बाद देख रही हूँ। आसिया बेगम हफ्के से गोया हुई थी। 5 नहीं 5.5 अब की बार फिजा बोली थी। अरे माई हैंडसम बॉबी। ईमान शरारत से फिजा को हैंडसम बोलती थी, जिस बात पर फिजा तब जाया करती थी, इसे खूब सराया करती थी। मगर आज इसने ऐसा कुछ नहीं किया था और हाथ फैलाकर गले मिलने का इशारा किया तो ईमान भागती हुई अपनी भाभी के गले चली। ये पहली भाभी होगी जो अपनी नान से बेटियों जैसा प्यार करती थी। करती भी क्यों ना, जब फिजा की शादी हुई बिलाल से तो ईमान 7 साल की थी और अभी तक इसकी अपनी औलाद ना थी। ईमान इसे अपनी औलाद जैसी ही लगती थी, जबकि इसके बरक्स मरियम से इसकी ज़रा ना बदली थी, क्योंकि मरियम बड़ी नान का किरदार अदा करते हुए हर काम में टांग अड़ाती थी, जो फिजा को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना था। कह लो, आज जो कहना है कह लो, आज तुम्हारा दिन है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अच्छा चलो फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना लगवाती हूँ। आसिया बेगम ईमान को देखते हुए कहा, जो बड़े लाड से फिजा के कंधों को अपने बाजू में झूल रही थी। जी अम्मी, ईमान कहती हुई दोबारा सीढ़ियाँ फलांगती अपने कमरे में झाग घुसी। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही एक लंबी खुशगवार सांस भरी और दीवारों पर लगी तस्वीरों को देखने लगी, जिन तस्वीरों में इसकी चंद कॉलेज की और चंद बचपन की तस्वीरें शामिल थी।
और बाकी तस्वीरें जिसमें अपनी फैमिली के साथ मौजूद थी। वो हंसता खिलखिलाता चेहरा कौन जाने कि कब तक खिलकर खिलाता था। कोई था जो इस खिलखिलाते चेहरे को बर्दाश्त न कर पाता था, मगर वो इन सब इरादों से बेखबर अपनी ज़िंदगी खुशगवार अंदाज में गुजार रही थी। ईमान ख्वाजा आया पाकिस्तान आए हुए 2 माह गुजर गए थे और अपनी कॉप कार लिए इस्लामाबाद की सड़कों पर दौड़ा रही थी। इसे कॉप कार बहुत पसंद थी। ऐसा नहीं था कि इसके पास कार लेने के पैसे नहीं थे, पैसे इसके बाप के पास बहुत थे, लेकिन सबकी ज़िद के बावजूद इसे कॉप कार पसंद थी और इसने वही खरीदी। वो कॉलेज के एक सीट ड्राइवर की और दूसरी पर ड्राइवर का सामान, ना एक्स्ट्रा सीट होगी, ना कोई लिफ्ट मांगेगा, ना ही कोई फ्रेंड तंग करेगा, सबसे बढ़कर पेट्रोल की बचत। वो अपने ऑफिस के मेरे पास सामने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले खड़ा बाहर सड़क आने वाली जाने को गाड़ी कर रही है। बड़ी सी नीले शीशे वाली बिल्डिंग इसी की थी। ये गाड़ियों का शोरूम था। इसको चलाने वाला कोई और नहीं, उमर अहमद कमाल ही था। इसका शोरूम पूरे मुल्क में मशहूर था। जो गाड़ी आपको पूरे मुल्क में कहीं नहीं मिलती, वो इसके शोरूम पे पाई जाती थी। ये इसकी एक ब्रांच नहीं थी, के की ब्रांड हेड ब्रांच स्विट्ज़रलैंड में थी, जहाँ पर इसकी अपनी कंपनी की खुद की गाड़ियाँ तैयार थी, जिसको इसने अपनी फूफीजाद कज़न को सौंपा हुआ था। खुद भी वो हर दूसरे महीने वहाँ जाया करता था। इस वक्त वो खिड़की से बाहर दिलचस्पी से एक मंजर को खड़ा देख रहा था, जहाँ पर एक लड़की दोहाना हाथ नचा कर पार्किंग एरिया के एन बीच किसी से लड़ रही थी। इस गाड़ी को देखते एक बात तो वाज़ह थी कि इसने किसी गाड़ी को बुरी तरह से ठोका था, क्योंकि वो शख्स बार बार अपनी गाड़ी के बम्पर की तरफ इशारा कर रहा, जिसका सत्यानाश हो चुका था। इसने अपनी आंखों को छोटा करते हुए दिलचस्पी से इस मंजर को देखा। टिक टिक, मैं आई कम इन सर? दरवाज़ा खटखटाते साथ उमर का मैनेजर अंदर आने की इजाज़त तलखनाई से सर को हल्का साम देकर अंदर आने की इजाज़त दी। सर, न्यू कलेक्शन की फाइल्स एंड डिटेल रेडी हैं। इससे हंकारा भरी नजरें अभी भी हनूस जैसी मंजर पर थी। रऊफ़? उमर ने बगैर मंजर से नजरें मोड़े रऊफ़ को मुखातिब की। सर, रऊफ़ ने फरमाबरदारी से दोनों हाथ एक साथ बांधे थे। ये पार्किंग एरिया में क्या जा रहा है? जी सर, रऊफ़ ने हैरानी से अपने बॉस को देखते हुए पूछा, क्योंकि ये पहली बात था जब इसका सर काम की बात के अलावा किसी और बारे में बात कर रहा था। उमर ने इसे सवालिया नज़रों से देखा, जैसे कहना चाह रहा कि इतना मुश्किल सवाल तो ना था। कि इस नज़र से घबरा कर रऊफ़ बोला, जी सर मालूम नहीं। इतना कहकर रऊफ़ ने सर झुका दिया। अपने आगे पीछे की खबर रखा करो, वो कहता हुआ धीरे कदम लेता अपनी सीट पर आकर दोबारा बैठ गया और रऊफ़ की लाई हुई फाइल को गौर से पढ़ने लगा। जी सर। रऊफ़ फिर से हैरान हुआ। इसे तो जैसे मानो झटका लगा था, क्योंकि किसी ज़माने में इसके यही सारी से कहा करते कि रऊफ़ नज़रें सिर्फ काम पे रखा करो, आगे पीछे तुम्हारा ध्यान हो। और आज वो कह रहे थे रऊफ़ के लिए ये बात प्रोसेस करना बहुत मुश्किल था। इसका बॉस काम के अलावा इनसे कोई बात नहीं करता था। ठीक है, तुम जा सकते हो। बॉस के इतना कहते ही रऊफ़ ने जाते जाते खिड़की पर तिरछी नज़र डाली, जहाँ पर एक लड़की मुसलसल हाथों से बातें करती एक शख्स से मुखातिब थी। इतना देखना था कि रऊफ़ ने पलट कर अपने बॉस को देखा और ऐसी नज़रों से देखा जैसे समझना चाहो कि कोई लड़की का चक्कर है क्या। उमर ने इसकी नज़र खुद पर महसूस करते फाइल से नज़र हटा के सवालिया नज़रों से देखा। सॉरी सर, इतना कहकर वह फौरी तौर पर वहाँ से भागा था। अब की बार उमर अपनी फाइल पर पढ़ते पढ़ते दोबारा खिड़की जवाब देने लगा, जो चूंका इसकी दानी जाने वाली पूरी दीवार शीशों से ढकी थी, जिसकी वजह से सामने का हर मंजर वाज़िया था। इसलिए अपनी टेबल पर बैठे हुए इसके बावजूद भी वैसे मंजर अभी भी नज़र आ रहा था, मगर आधा। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड होपफुली आपको हमारे नावल की फ़र्स्ट एपिसोड काफ़ी पसंद आई होगी। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया पढ़ने का। काफ़ी यूनिक एंड अलग सी डिफरेंट सी स्टोरी है। स्टार्ट तो बहुत अमेज है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या होने वाला है। अगर आपको एपिसोड पसंद है, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट्स बॉक्स में चैटिंग करेंगे, आप लोग आइएगा, ज़रूर चैट करेंगे। तो ओके, फिर अगर आपको नावल पसंद आए, लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर करना है, मगर आपने हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को लास्ट में हिट किया ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हमें मिले, क्योंकि जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है इससे भी ज़्यादा धूमधार और धमाकेदार होने वाली है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एडवेंचर के साथ, नेक्स्ट एक थ्रिलर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।